हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट का बहुत सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बस अब कुछ टॉपिक्स और हम लोग कवर करेंगे और ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। तो अब हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे क्रिस्टल का मतलब यूनिट सेल का हम लोग डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं डेंसिटी कैसे निकालेंगे क्रिस्टल का, किसी यूनिट सेल का डेंसिटी ऑफ कैसे निकालेंगे। तो हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। किसी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी निकालना है तो उसके मास में उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसिटी। और वॉल्यूम का मतलब हम लोग जानते हैं और मास तो हम लोग जानते ही हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वह सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसी को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? रो से, या हम लोग केमिस्ट्री में डी से भी कर सकते हैं। ठीक है, मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम से, और वॉल्यूम को डिनोट करेंगे वी से। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम निकालना है वो वॉल्यूम किसका निकालना है? यूनिट सेल का। इसीलिए वॉल्यूम को हम लोग किसके कोरस्पॉन्डिंग ले जाएंगे? यूनिट सेल के। लेकिन फार्मूला जो होगा यही फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन कुछ चेंजिंग आएगा। कैसे चेंजिंग आएगा उसको देखिए। लेट मान लेते हैं ए जो है एज है, एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का एज है हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज होता है वो हम लोग कितना मान लेते हैं? वो हम लोग मान के चलते हैं ए। ये जो एज है वो हम लोग ए मान के चलते हैं। और यहाँ पे जो एटम्स होगा ना, कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे, ये जो एटम्स आप देख रहे हैं, इसका जो रेडियस है वो कितना हम लोग मान लेते हैं? आर। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस वो कितना मान लेते हैं हम लोग? आर। तो रेडियस हो गया स्फीयर का, ये एटम्स का। और ए हो गया इस यूनिट सेल का। ये कैसा यूनिट सेल है? क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका एज लेंथ हो गया ए, और उस पर जो भी लैटिस पॉइंट है, जो भी एटम्स स्फीयर है, उसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं क्या? आर। तो ए हो गया एज और रेडियस हो गया आर। अब हम लोग मास निकालेंगे। तो एक यूनिट सेल में बहुत सारे एटम्स होगा, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो जेड हो गया नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये भी हम लोग जानते हैं एक यूनिट सेल में कितना एटम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड। अच्छा, अब आप जानते हैं एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एससीसी के लिए। एससीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। मतलब एफसीसी में 4 एटम्स होगा, बीसीसी में 2 होगा और एससीसी में 1 होगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये हम लोगों को याद है। तो ये हो गया, जेड हो गया। अब हमको फॉर्मूला में देखिए, हमको वॉल्यूम निकालना है और क्या निकालना है? मास। तो पहले मास बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे मास का, तो मास हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स का मास और एक रिप्रेजेंट करते हैं 1 मोल एटम्स का मास। 1 मोल एटम्स का जो मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो यहाँ पे जो हम लोगों का 1 मोल एक यूनिट सेल में अगर बात करेंगे तो एटम्स कितना होगा भाई? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। 1 मोल एटम्स होगा नहीं, इसीलिए हम लोग पहले 1 एटम्स का मास निकाल लेंगे। अगर किसी यूनिट सेल में 2 एटम आएगा तो 2 से गुना कर देंगे, 4 एटम्स आएगा तो 4 से गुना कर देंगे। इसीलिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा 1 एटम का मास कितना होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं मास ऑफ 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन, एवोगाड्रो नंबर। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल। आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं? 1 मोल। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो इतना एटम्स का अगर बात करेंगे, मास ऑफ 1 मोल या 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इतना एटम्स का जो मास होगा उसी को तो बोलते हैं मोलर मास। और मोलर मास को किससे डिनोट करते हैं? एम से। ठीक है, तो इतना एटम्स का मास एम है, तो एक एटम्स का मास कितना होगा? तो मास ऑफ 1 एटम, तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा? एम अपॉन
6.022, इसे डिवाइड करेंगे या इसे ना डिवाइड करके इसी को तो हम लोग बोलते हैं Na, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं Na, तो Na से डिवाइड कर देते हैं तो m/Na। तो 1 मोल का मास हो गया m और 1 एटम्स का निकालना है तो मोल से डिवाइड कर दीजिए, और मोल का मतलब क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, Na से आपको डिवाइड कर देना है, काहे कि बार बार ये नंबर लिखना सही नहीं होता है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसीलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग Na का यूज करेंगे। चलिए मास ऑफ 1 एटम आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। अब हम लोग लिखते हैं डेंसिटी, इसको D से डिनोट कीजिए या रो से, ऑफ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो एकदम आसान। डेंसिटी निकालने के लिए यूनिट सेल का ऊपर मास लिखेंगे यूनिट सेल का और नीचे वॉल्यूम लिखेंगे यूनिट सेल का, तो ऊपर क्या हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल, होगा कि नहीं होगा बोलिए, और नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बोलिए होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। ये सब चीज़ तो एकदम सिंपल है। अब आपसे ये जब टॉपिक्स हो जाएगा, कुछ और टॉपिक्स पढ़ा देंगे, सॉलिड स्टेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कुछ लेक्चर हम ऐसा बनाएंगे, कुछ वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड होगा, जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है इसका, न्यूमेरिकल टॉपिक्स जो भी होगा उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बनाएंगे और उसको आपको सिखाएंगे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो सब अगर आप देख लीजिएगा तो मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपसे वादा करता हूँ सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर जो जो चैप्टर्स होगा उसको हम ऐसे पढ़ाएंगे, आप उस चीज़ को अगर सीख लेते हैं, जो हम तरीका बता रहे हैं उसको अगर फॉलो करते हैं तो एकदम डेफिनेट आप उससे रिलेटेड हर एक न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया मास। अब यूनिट सेल का मास निकालना है, तो यूनिट सेल में है कौन, यूनिट सेल में क्यूब के अंदर क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें है क्या, उसमें एटम्स है, तो एटम्स का ही तो मास लेना है, तो एटम्स का मास लिखना है। तो कितना एटम्स है, जेड एटम्स है, तो लिखेंगे मास ऑफ जेड एटम्स। तो ऊपर मास आ गया, किसका मास आ गया, एटम्स का, लेकिन एटम्स कितना है भाई यूनिट सेल में, जेड एटम्स है, इसमें कितना एटम्स है, जेड एटम्स है, जेड में भी 1 2 और 4। और ECC के लिए भी जानते हैं, ECC के लिए भी, लेकिन ECC बार बार नहीं आएगा, ECC के लिए भी कितना होता है 2 होता है। तो मास ऑफ जेड एटम्स, और नीचे आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो है, ये यूनिट सेल कैसा है भाई, क्यूबिक है, तो वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा A क्यूब। तो ये जो हम लोग यूनिट सेल लिए हैं, ये यूनिट सेल कैसा है भाई, क्यूबिक है, क्यूबिक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा H का क्यूब, और H का क्यूब मतलब A क्यूब, कोई दिक्कत। अब इसी को आप सिंपल में लिख सकते हैं रो इक्वल टू मास ऑफ जेड एटम्स, तो ऐसे लिख सकते हैं जेड गुना मास ऑफ 1 एटम्स। तो मास ऑफ जेड एटम्स, तो जेड अलग कर दीजिए और मास ऑफ 1 एटम से गुना कर दीजिए, तो जेड इंटू मास ऑफ 1 एटम्स, और एक एटम्स का जो मास है वो हम लोग कितना लिखे हैं, वो हम लोग लिखे हैं m/Na, मल्टीप्लाई कर दीजिए m/Na, और कितना एटम्स है, जेड एटम्स है, गुना कर दीजिए अपॉन A क्यूब। अब इसी को सिंपल में लिखेंगे तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इंटू m अपॉन A क्यूब इंटू क्या हो गया Na। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का। अगर कोई यूनिट सेल का आपको Z मालूम हो, मोलर मास मालूम हो, उसका A मालूम हो, मतलब एज लेंथ मालूम हो, और एवोगाड्रो नंबर आप जानते ही हैं, तो इस फार्मूला से आप उसका डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल फार्मूला है। अब आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, जहाँ पे हम लोग जान गए Z जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स हो गया, A जो होगा वो क्या हो गया, क्यूब का एज लेंथ हो गया, M जो होगा मोलर मास हो गया, तो M यहाँ पे लिख देते हैं, M आप ध्यान रखेंगे, M हो गया आपका मोलर मास, बाकी सब लिख चुके हैं, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होगा मतलब एलिमेंट होगा तो उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो Na आया, Na के बारे में हम लोग जानते हैं, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, उसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो कितना सिंपल फार्मूला आपको बता दिए, डेंसिटी इक्वल टू रो इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। Z हो गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, M हो गया मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, और A हो गया आपका एज लेंथ
यूनिट सेल का, क्यूबिक यूनिट सेल का, और Na हो गया एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए कितना आसानी से हम आपको फार्मूला भी ड्राइव करके बता दिए। तो ये फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके लिए स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको जितना भी टॉपिक्स बेस्ड है न्यूमेरिकल पे सारे पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जी एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कीजिए। अब एक चीज़ और सीखेंगे, FCC BCC ये सब जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसी को आप शॉर्ट में बनाएंगे, जिससे छोटे से टेबल में आप बहुत सारा चीज़ सीखिएगा, जिसमें बहुत सारा MCQ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको कॉपी कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। NCERT का भी क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कीजिए, बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही बेस्ड है और उसको उस पैटर्न पे नीट में और JEE मेन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए NCERT को एकदम इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपका कॉन्सेप्ट का और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, थ्योरेटिकल का भी, वो है आपका NCERT को मस्ट फॉलो कीजिए। और एक एक पॉइंट्स NCERT में जितना टॉपिक्स है उसके अंदर जितना भी पॉइंट बनना, सभी पॉइंट आपके ध्यान में रहना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा बुक्स पढ़ लिए और NCERT का पॉइंट ही छूट गया, उससे कोई फायदा नहीं हो। पहले NCERT कवर कर लीजिए, NCERT कवर करने के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन कीजिए और जहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा का जरूरत पड़ेगा उस एक्स्ट्रा को भी आप सीखिए, लेकिन NCERT से कोई पॉइंट, कोई एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं जो NCERT पढ़े एग्जाम्पल नहीं पढ़े, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए NCERT में जो एग्जाम्पल दिया है, जो वैल्यूज दिया है, जो डेटा दिया है, उसको आप मस्ट लर्न कीजिए, उसको आप ध्यान रखिए। तो डियर स्टूडेंट डेंसिटी हम लोग सीख गए। अब एक चीज NCERT में बार बार आता है, जब भी डेंसिटी वाला क्वेश्चन देगा तो बोलेगा एक्स-रे स्टडीज सोच डैट, मतलब एक्स-रे स्टडीज ये दिखाया या एक्स-रे स्टडी से पता चला है। तो एक्स-रे का काम क्या है यहाँ पे? तो देखिए एक्स-रे का काम क्या है। एक्स-रे आप समझते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए भी हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स-रे का काम क्या है? तो इट इज यूज्ड टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने में एक्सरे का यूज होता है, और एक्सरे के मदद से हम लोग दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब एज लेंथ को हम लोग फाइंड करते हैं। एंड with the help of X-ray we can find distance between two constituent particles। ठीक है, इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे, डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे द्वारा डिफ्रैक्शन मेथड से हम लोग किसी दो पॉइंट्स के बीच में, किसी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस मतलब हम बोले तो अपने टर्म में एज लेंथ हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको जानना जरूरी है क्योंकि ये पॉइंट NCERT में भी है और जब क्वेश्चन में ये आएगा तो आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, इस पर ऑब्जेक्टिव कोई बनेगा नहीं, पूछेगा भी नहीं, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट जानना है। अब एक और इक्वेशन यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैग इक्वेशन। क्या होता है? तो इसी इक्वेशन द्वारा हम लोग फाइंड करते हैं क्या, एज लेंथ। कुछ ऐसे इक्वेशन होता है n लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। यह इक्वेशन है जिससे हम लोग एज लेंथ निकालते हैं दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। n हो गया आपका, n हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा हो गया एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन, उसके बाद d हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन सरफेस, दो प्लेन सरफेस के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ये सब टर्म आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं भी जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सरे वाला बात आपको ध्यान रखना है, ये NCERT में दिया है। और लेमडा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो सब चीज़ क्लियर हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जान गए। उसके बाद एक्सरे का काम क्या है समझ गए। एक्सरे का काम है, इसके मदद से, इसके स्टडी से हम लोग किसी दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस बताते हैं,
और डिफ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं और इस ब्रेग्स इक्वेशन से हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करते हैं दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में।